गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट की केस स्टडीज़ कुछ एक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस एज वेल एज शॉर्ट आंसर्स अलॉन्ग विथ फ्यू लॉन्ग आंसर्स, और दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली इशूड बाय द CBSE भोपाल KB रीजन. So now the question number first is Volvo Limited target to produce 10,000 shirts per month at a cost of rupees 100 per unit. The production manager achieved the target at a cost of rupees 90 per shirt. Identify the concept which I explain in this para is efficiency. तो आंसर would be what? Efficiency, क्योंकि बात की जा रही है कॉस्ट की। और बच्चों कॉस्ट की जब भी बात की जाएगी मैनेजमेंट में, अगर कॉस्ट अचीव हो जाती है तो जो भी मैनेजर है वो एफिशिएंट होगा, और अगर टारगेट टाइम पे प्रोड्यूस हो जाता है या अचीव हो जाता है तो आंसर वुड बी इफेक्टिवनेस। तो इसमें क्योंकि कॉस्ट की बात हो रही है तो आपका हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर वुड बी एफिशिएंसी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर आपको गिवन है। तो लिखा हुआ है आपको, यू डोंट लर्न मैनेजमेंट फ्रॉम बुक्स अलोन, यू नीड रेगुलर प्रैक्टिस टू लर्न मैनेजमेंट एंड फॉर डूइंग थिंग्स क्रिएटिवली एंड स्किलफुली। तो यहाँ पे क्योंकि बात की जा रही है क्रिएटिविटी की, प्रैक्टिस की बात की जा रही है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है बड़ा सिंपल है, वो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द अबव पिक्चर। ए, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज ए कोऑर्डिनेशन। क्योंकि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए भाई? मैनेजमेंट इज ए आर्ट। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। मैनेजमेंट खाली बुक्स से नहीं सीख सकते, आपको मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के साथ, टीम के साथ में, स्किल्स के साथ काम करना पड़ता है। स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दो मैनेजर्स की बात हो रही है। वन इज़ रमेश, अनदर इज़ श्याम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रमेश के बारे में लिखा हुआ है, सर वी अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम बट एट ए हायर कॉस्ट। तो रमेश ने जो है वो टारगेटेड प्रोडक्शन को टाइम पे अचीव किया है बट कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो गई। तो रमेश के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इफ़ेक्टिवनेस है वो तो एश्योर है, इफ़ेक्टिवनेस तो अचीव कर ली है रमेश ने, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? जो कॉस्ट है वो लिटिल बिट हाई हो गई है, थोड़ा सा हाई है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो लूज़ की गई है। श्याम वाले केस में जो बात की जा रही है, श्याम, सर बी यूज्ड द रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर बट मिस द टारगेट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का टारगेट मिस हुआ है बट जो रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज़ किए गए हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किए गए। तो इस वाले केस में यहाँ पे कॉस्ट हाई है बट टारगेट अचीव कर लिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो इफ़ेक्टिवनेस है। सेकंड वाले केस में यहाँ पे टारगेट मिस हो गया बट रिसोर्सेज को मोस्ट एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज़ किया गया, तो आंसर क्या होना चाहिए? एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो रमेश है लेफ़्ट साइड में, उसने जो है टारगेट अचीव किया है, वो इफ़ेक्टिव है बट वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि कॉस्ट हाई हो गई। श्याम वाले केस में जो टारगेट है वो मिस हो गया है बट रिसोर्सेज को मोस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज़ किया गया, एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज़ किया गया, तो एफिशिएंसी अचीव हो गई है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे? आंसर अगर आप देखेंगे, द अबव पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हाईलाइट्स द अचीवमेंट ऑफ टू प्रोडक्शन मैनेजर्स रमेश एंड श्याम। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। रमेश इज इनइफेक्टिव and inefficient. Ramesh is ineffective and efficient. Shyam is effective and efficient. श्याम इज़ एफिशिएंट, वन इनफेक्टिव। तो यहाँ पे श्याम वाला केस अगर आप देखोगे तो श्याम ने क्या किया था? रिसोर्सेज को मोस्ट पॉसिबल मैनर में, यानी कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में, एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज़ किया था। श्याम सेकंड वन है बट इसने टारगेट क्योंकि मिस कर दिया तो वो इनफेक्टिव है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? डी। ठीक है, आई थिंक डी वुड बी द आंसर, राइट आंसर, क्योंकि रमेश जो है इसने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया बट क्योंकि टारगेट ये मिस कर चुका है, टारगेट अचीव नहीं हो पाया, तो वो इनफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4। तो वन पिक्चर इज़ गिवन इन दिस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है और एक लेडी कह रही है नॉट हायरिंग, यानी कि अभी और ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, हम जो है वो एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं कर रहे हैं। तो फ्रॉम द अबव पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव वायलेटेड इन बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो वायलेटेड किया है? तो आंसर शुड बी द सोशल ऑब्जेक्टिव,
क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो न्यू एम्प्लॉयज़ को क्योंकि हायर नहीं कर रहा है, तो सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट बीइंग क्रिएटेड बाय द कंपनी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सोशल ऑब्जेक्टिव। सो सोशल ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट फुलफिल्ड बाय द कंपनी इन दिस केस। उसके बाद में एक सेकंड क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, उसमें आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। यहाँ पे 4 टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने मिल के एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। द ऑब्जेक्टिव वॉज कंपनी ऑफ द ईयर। कंपनी को जो है एक टैग मिला है कंपनी ऑफ द ईयर का। और ऊपर अगर आप साइड में देखेंगे एक पिक्टोरियल मैसेज लिखा हुआ है जिसमें कुछ टीम के बारे में बात की जा रही है। तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जो है, मोस्ट सुटेबल आंसर जो नज़र आ रहा है वो है मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप की बात की जा रही है और ग्रुप ने मिलकर एक टारगेट को अचीव किया है। और टीम के बारे में कुछ अब लाइंस लिख, ऊपर की साइड में लाइंस लिख के इन्होंने कुछ हाईलाइट किया है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर जो नज़र आ रहा है वो इसमें क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि ग्रुप ने मिलकर एक टारगेट अचीव किया है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर द मेन फंक्शंस परफॉर्म बाई। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि वेलफेयर एंड सर्वाइवल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो टॉप लेवल अचीव करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7, डिविजनल हेड डिपार्टमेंट हेड्स बिलोंग्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जितने भी डिविजनल हेड्स और डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं ये मिडिल लेवल में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेंटेन्ड बाय। तो आंसर वुड बी लोअर लेवल मैनेजमेंट। आउटपुट की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए जो लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है वो लोअर लेवल होता है, क्योंकि लोअर लेवल जो है उसका मेन जॉब है प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करना, प्रोडक्शन करना। तो यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, सुपरवाइज़र स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होगा कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज बीइंग हाईलाइटेड। तो प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है भाई, कॉस्ट को कवर करना है तो प्रॉफिट चाहिए होगा, रिस्क को कवर करना है तो आगे चल के प्रॉफिट से ही मैनेज होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट और कॉस्ट की अगर बात की जा रही है तो आंसर बड़ा सिंपल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की जा रही है, जिसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 10, अंकिता इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स बिस्किट्स by using the environmental friendly methods of production, which management objective is used for। अब यहाँ पे environmental friendly production टेक्निक की बात की जा रही है, तो इससे किसको फ़ायदा होने वाला है? environment को। और environment से रिलेटेड अगर कंपनी कुछ भी सोच रही है तो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा रहा है। तो आंसर वुड बी द सोशल ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11, सचिन द डायरेक्टर ऑफ अपेक्स इज engaged in manufacturing furniture। He decided to keep 1/3 seats reserved for the especially disadvantaged section of the society. Which objective of management is discussed here? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिर से एक बार सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है। 1/3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की जा रही हैं स्पेशली डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए कुछ बेटर करने की बात की जा रही है, कंपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। तो अगेन आंसर वुड बी द सोशल ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न अबाउट पर्सनल ग्रोथ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहा है एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा है, विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज बीइंग हाईलाइटेड। तो बच्चों जब भी एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट और एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है तो समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स सच ऑब्जेक्टिव्स विच आर बेसिकली मेंट फॉर बेनिफिटिंग द एम्प्लॉयज़ मैन पावर। Question number 13, in order to enter into the profession, one has to acquire an educational degree by clearing specified examination conducted by the registered institutes. Which features of profession is being revealed? तो आंसर क्या होना चाहिए भैया? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इसका सुटेबल आंसर होगा, क्योंकि
कोई भी एजुकेशनल डिग्री लेने के लिए आपने पहले एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स का जो भी एग्ज़ामिनेशन का जो भी एक प्रोसीजर है वो आपने पूरा अपीयर करके क्वालिफाई करना होता है, जिसके बाद में प्रोफेशन में आपको डिग्री मिलती है। और विदाउट डिग्री आप किसी भी प्रोफेशन में जनरली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देन आफ्टर यहाँ पे 14 में कुछ मैचिंग है बच्चों। मैच दी कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स को मैच करना है। फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत कहाँ पे होगी? व्हेन ऑल डिपार्टमेंट्स हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। स्पेशलाइजेशन, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग ए लार्ज स्केल एंड मोर pupils are employed. When more complexities of modern technology and diversity of tasks to be performed. तो आई थिंक आंसर शुड बी द बी। फर्स्ट को हम मैच कर सकते हैं बच्चों ए से, क्योंकि फंक्शनल डिफरेंशिएशन की हमें ज़रूरत कब होगी? व्हेन ऑल द डिपार्टमेंट्स हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसीज़ अलग है, अपना अलग वर्किंग स्टाइल है। तो इसको हम भी बोल सकते हैं कि भाई सारे डिपार्टमेंट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, यानी कि सबकी जॉब्स अलग अलग हैं, सबकी पॉलिसीज़ अलग अलग हैं, स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग अलग है। और स्पेशलाइजेशन की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? व्हेन मोर कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क आर टू बी परफॉर्म। तो हमें अलग अलग टाइप की अगर टास्क परफॉर्म करनी पड़ती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, और डाइवर्स का मतलब अलग अलग हैं, तो हमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 14 में जो आंसर होगा वो बी होना चाहिए। फर्स्ट को ए से मैच कर सकते हो आप, और 2 को सी से। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द कॉलम्स ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पॉर्टेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट। तो आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से इसको मैच करना है। क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे जो चेंजेस हैं वो लगातार हो रहे हैं, तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो यहाँ पे सी से मैच होगा। फर्स्ट पॉइंट आपका किससे मैच हो रहा है बच्चों? सी से। फर्स्ट सी से मैच हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट विच कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। तो इसमें ए और बी में से क्या ऐसा है जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा? द टास्क ऑफ द मैनेजर्स टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 को आप 20, ठीक है, ए से रिलेट कर सकते हैं, ए रिलेट हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब क्या है भाई? कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब पर पर्सन आउटपुट हम बढ़ाएंगे। पर पर्सन आउटपुट बढ़ाने का मतलब क्या है भाई? पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इससे एफिशिएंसी आएगी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट को सी से करेक्ट कर रहे हैं हम, और 2 को किससे करेक्ट कर रहे हैं? ए से। तो आंसर मस्ट बी बी। क्वेश्चन नंबर 16, ये बच्चों असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन एंड हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, और मैनेजमेंट को टाइम के हिसाब से जो एनवायरमेंटल में जो चेंजेस हो रहे हैं, मैनेजमेंट को भी चेंजेस करने पड़ते हैं। रीज़न में क्या लिखा हुआ है? द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो यहाँ पे आप देख रहे हो भाई मैनेजमेंट डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब तो ठीक है भाई, बार बार जो है आपको मैनेजमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद में रीज़न क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ नोटिसेबल। मैनेजमेंट का इफेक्ट आपको दिख जाता है। कब दिख जाता है? जब टारगेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हो जाते हैं, किसी कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए थे, तो अगर वो अचीव हो जाते हैं तो कहा जाता है कि भाई मैनेजमेंट का इफेक्ट है, वहाँ पे नोटिसेबल है मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ए भी सही है बच्चों, आर भी सही है, बट आर इज़ नॉट ए परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्सन एकदम ठीक है, मैनेजमेंट डायनेमिक है भाई, टाइम के हिसाब से चेंज होगा। बट अब यहाँ पे रीज़न जो लिखा हुआ है, रीज़न एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या कह रहा है कि अगर मैनेजमेंट है उसका आउटपुट दिखेगा, उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, तो दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं बट दोनों ट्रू हैं। तो असर्सन ए इज़ राइट बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन ए। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? आंसर बी वुड बी देयर। क्वेश्चन नंबर 17, विजय वर्क इन ए बैंक, द बैंक इज अबाउट टू लूज its position as the leading bank in the banking industry. Vijay was assigned to find out the reason behind poor performance of the bank. He analyzed the situation and came out with the conclusion
that there was a lack of integration of efforts made by the various departments like human resource, information technology, consumers relationship, identify the management concept discussed in the above case. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों की, जो एक बैंक है वो बहुत लीडिंग बैंक है, अब बैंक की परफॉर्मेंस लगातार जो है वो डिक्लाइन करती जा रही है, तो विजय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई पता लगाओ क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि जो बैंक की परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन कर रही है। तो विजय का कंक्लूजन क्या है, विजय ने रिसर्च किया और ये कंक्लूजन फाइंड आउट किया कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स की वजह से बहुत सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं बैंक में, लाइक एचआर डिपार्टमेंट या आईटी डिपार्टमेंट, कंज्यूमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, इनकी एक्टिविटीज़ में इंटीग्रेशन ना होने की वजह से, यानी कि इनकी जो बेसिकली जो भी वर्क हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनके एफर्ट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स में इंटीग्रेशन ना होने की वजह से बैंक्स की परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन कर रही है। तो यहाँ पे आंसर वुड भी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में बच्चों क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। अब कॉमन गोल अचीव नहीं हो रहा, बैंक की परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रही, तो ऑब्वियस सी बात है भैया यहाँ पे आपस में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन पुअर है या कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो आंसर इसमें क्या होना चाहिए आपका, बी वुड बी द राइट आंसर, कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, इट्स ओके, करेक्ट है भाई। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हमने पढ़ा हुआ है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइजेज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस whether economic, social, political, choose the correct option from the option given below। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट की हैं वो सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन होती हैं, चाहे ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल हो या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी बच्चों करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ जो हैं वो सभी में ही कॉमन है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं करता कि मैनेजमेंट अलग अलग हो जाएगा, मैनेजमेंट का जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फंक्शंस हैं वो सब में वही रहने हैं। अभी ऑर्गेनाइजेशन चाहे पॉलिटिकल होगा, चाहे सोशल होगा, चाहे इकोनॉमिक होगा, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ वैसे ही चलेंगी जैसी हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, तो आंसर आपका ए होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज स्टेटमेंट आंसर वुड बी डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है बच्चों। Now coming to question number 19. Alfonso Limited. Alfonso Limited is achieving all its objectives in an effective and efficient manner. It is earning enough revenue to cover the cost and risk of the business. Now the company want to increase the sales volume, the capital investment, the number of employees and the number of products also. By doing this, management want to achieve its following objective. तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्फांजो लिमिटेड जो है वो सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। अब यहाँ पे अर्निंग्स जो है वो कंपनी की इनफ है, रेवेन्यू अच्छा खासा है, कंपनी कॉस्ट को कवर कर रही है। अब कंपनी क्या चाहती है, कंपनी अपने सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना चाहती है, और जिसके लिए कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी कि फ़िक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करेगी। फ़िक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कंपनी जो है वो अपने असेट्स का एक्सपेंशन करेगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगी और सेल्स वॉल्यूम बढ़ाएगी। तो यहाँ पे कंपनी अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज़ करने पे बात कर रही है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करने पे बात कर रही है, एक्सपेंशन पे फोकस किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका, ग्रोथ। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, तो सी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ द असर्शन। असर्शन में क्या बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट की एसेंस है, हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन एसेंस है ऑफ मैनेजमेंट की। कोऑर्डिनेशन इज़ अ बाइंडिंग फोर्स टू द ऑल अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग टिल कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस है मैनेजमेंट की। कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स है मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस के लिए, और बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज़ अ हिडन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो असर्शन ए जो है वो ट्रू है। रीज़न की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड थ्रू ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चूज़ वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव, तो कोऑर्डिनेशन हर जगह है।
तो कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में होना चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शंस में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन कैसा है बच्चों? परवेसिव है। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में भी होता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी होता है, स्टाफिंग में भी है, डायरेक्टिंग में भी है, कंट्रोलिंग में भी है, हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे असर्शन ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A. तो coordination is also the essence of management. Coordination is pervasive also. एंड रीज़न आर जो है वो ए को सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो बच्चों ये टॉप एमसीक्यूज़ अभी हमने 20 कवर किए हैं। कल मैं चैप्टर फर्स्ट की आपको थोड़ी सी शॉर्ट 3 मार्कर के स्टडीज़ और 6 मार्कर के स्टडीज़ जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। कम से कम ये जो 20 एमसीक्यूज़ हैं इसको एक बार ज़रूर देखें आप लोग, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करें। गुड नाइट स्टूडेंट्स।